बात हो केमिस्ट्री की और एटम का तस्करा ना आए ये तो मुमकिन ही नहीं। लेकिन एटम का कॉन्सेप्ट आज का नहीं बल्कि हजारों साल पहले का है जिसे फिलोसोफर्स ने पेश किया था। और एटम का ये कॉन्सेप्ट बहुत कॉम्प्लेक्स भी था। यहाँ इस सब की तफसील में जाने का वक्त नहीं, बस मैं एक सेब की एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। फर्ज कीजिए मेरे पास एक सेब है, मैंने ये सेब बनाया, बहुत खूबसूरत सा सेब, कम से कम मेरे लिए तो ये बहुत खूबसूरत है। अब अगर मैं इसे काटता चला जाऊं और इसके 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 टुकड़े करता चला जाऊं तो फिर क्या होगा? मैं इसके कितने छोटे छोटे टुकड़े कर सकूंगा? तो हजारों साल पहले फिलोसोफर्स ने यही सोचा कि अगर हम सेब या किसी भी चीज के बारीक से बारीक टुकड़े करते चले जाएं तो एक वक्त ऐसा आएगा कि हम उसे मजीद छोटे टुकड़ों में नहीं काट सकेंगे। और यही वो छोटी से छोटी चीज भी थी जिसे उन्होंने एटम का नाम दिया। यानी उन फिलोसोफर्स के नजदीक एटम किसी भी चीज का वो छोटे से छोटा टुकड़ा है जिसे और ज्यादा टुकड़ों में काटा या तकसीम नहीं किया जा सकता। अब पुराने जमाने की यूनानी यानी ग्रीक लैंग्वेज में एटम का मतलब वो चीज होता है जिसे मजीद काटा ना जा सके, तो उन्होंने इसका नाम एटम ही रख दिया। इंग्लिश में हम इसे अनकाटेबल कह सकते हैं, लेकिन आज हमें मालूम हो चुका है कि एटम और भी छोटे छोटे टुकड़े यानी पार्टिकल्स से मिलकर बना है। लेकिन फिर भी इसका वही पुराना ग्रीक नाम यानी एटम अपनी जगह मौजूद है। जी हाँ, आज जब हम एटम की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि ये और छोटे और भी फंडामेंटल पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है। तो एटम में हमारे पास हैं न्यूट्रॉन। अभी मैं एटम की स्ट्रक्चर बनाऊंगा और इस बारे में कुछ और बताऊंगा। तो मैं कह रहा था कि हमारे पास न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है और हमारे पास एटम में इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। अब मैं एक तस्वीर बनाने जा रहा हूं जो शायद आपने एटॉमिक प्रोजेक्ट्स के लोगोज में भी पहले कहीं देख रखी हो। इसके सेंटर में एक गेंद जैसी चीज होती है और उसके इर्द गिर्द कुछ और छोटी गेंदें घूम रही होती हैं, यानी ऑर्बिट कर रही होती हैं, कुछ इस तरह से। आज भी न्यूक्लियर एनर्जी की बहुत सी गवर्नमेंट एजेंसीज में आपको शायद इस तरह की शक्लें नजर आ जाएं। अब इस तस्वीर को गौर से देखिए तो एटम के सेंटर में एक न्यूक्लियस है, ये रहा बिल्कुल सेंटर में, और हमें पता है कि इस न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। इनके बारे में हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे और बताएंगे कि किसी एटम के न्यूक्लियस में कितने न्यूट्रॉन और कितने प्रोटॉन होते हैं या हो सकते हैं, और इनके ऑर्बिट करते हुए इलेक्ट्रॉन ये हैं। लेकिन मैं थोड़ी देर में ये वाज़ेह करूंगा कि न्यूक्लियस के गिर्द ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेप्ट पूरी तरह ठीक नहीं। लेकिन अभी बात समझने की शुरुआत करने के लिए आप ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे ही ऑर्बिट करते हैं जैसे जमीन सूरज के गिर्द या चांद जमीन के गिर्द ऑर्बिट करता है, यानी चक्कर लगाता है। मगर अब यह बात मालूम हो चुकी है कि इस तरह के एटम का कॉन्सेप्ट ठीक नहीं। यह आपको क्वांटम मैकेनिक्स में खास तौर पर मालूम होगा। वहां हमें यह बताया जाता है कि जब हम किसी इलेक्ट्रॉन को सूरज के गिर्द ऑर्बिट करते हुई जमीन की तरह समझते हैं तो उसमें क्या मुश्किलें हमारे सामने आती हैं। लेकिन अभी तो हम सिर्फ एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं और इसकी आउटलाइन को समझना चाह रहे हैं, इसलिए हम पुराने और सिंपल आइडिया से ही शुरू कर रहे हैं। तो फिलोसॉफिकली एटम का कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। जिन चीजों के बारे में हम जानते हैं ये उन जैसा भी है और उन जैसा बिल्कुल भी नहीं। क्यों, उलझ गए ना? अरे भाई आप अपनी बात छोड़िए, दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट भी आज तक इस कॉन्सेप्ट में उलझे हुए हैं। हमें यह तो पता है कि मैटर से बनी सारी चीजें एटम ही से बनी हैं, लेकिन एटम पर अप्लाई होने वाले लॉज अलग हैं और उन चीजों पर अप्लाई होने वाले लॉज अलग। यहां मैं आपको क्वांटम मैकेनिक्स नहीं पढ़ा रहा, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स हमें बताती है कि जब किसी चीज का साइज यानी उसका स्केल एक लिमिट से छोटा हो जाए तो उस पर अप्लाई होने वाले लॉज एकदम से तब्दील हो जाते हैं, और इसीलिए हम एटम को बिल्कुल सोलर सिस्टम की तरह का नहीं कह सकते। तो फिर सही बात क्या है, यह समझने के लिए ये पिक्चर देखिए। ये पिक्चर नहीं बल्कि एक डिपिक्शन है, क्योंकि आप एटम की तस्वीर खींच ही नहीं सकते। दरअसल ये एटम इतना छोटा है
کہ لائट کے چھوٹے سے چھوٹے ویو لینتھ سے بھی بہت چھوٹا ہوتا ہے، اور جو کچھ بھی ہم دیکھتے ہیں وہ لائٹ کے ریفلیکشن کی وجہ سے دیکھتے ہیں۔ اور جب کوئی لائٹ ایٹم سے ریفلیکٹ ہوتی ہے تو وہ اتنی بلر اور بلنٹ ہوتی ہے کہ ہم ایٹم کو دیکھ ہی نہیں سکتے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ ایک ہیلیم ایٹم کی ڈپکشن ہے۔ ایک ہیلیم ایٹم کے نیوکلیس میں 2 پروٹون اور 2 نیوٹران ہوتے ہیں۔ اس ڈپکشن میں بھی انہیں نیوکلیس ہی میں دکھایا گیا ہے، بالکل یہاں۔ میرا خیال ہے کہ لال یعنی ریڈ پروٹون کے لیے ہے اور پرپل نیوٹران کے لیے، کیونکہ پرپل کسی نیوٹرل کلر کی طرح زیادہ لگتا ہے، اور نیوٹران اور پروٹون اس ایٹم کے سینٹر میں موجود ہیں۔ اور یہ جو ہیز یعنی کوہر آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ ہیلیم کے 2 الیکٹران ہیں جو ہر وقت اس کے سینٹر کے گرد چکر لگاتے رہتے ہیں۔ اب آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ آخر یہ الیکٹران سینٹر کے گرد کسی ہیز کی طرح کیوں ڈپکٹ کیے گئے ہیں؟ یہاں آ کر ایٹم فلسفیکلی انٹرسٹنگ ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ کسی ایٹم کے سینٹر کے گرد الیکٹران کا راستہ یعنی پاتھ بالکل ایگزیکٹ نہیں بتا سکتے۔ وہ ایک پورے ریجن میں کہیں بھی ہو سکتا ہے، اور اسی لیے میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ ایٹم کو ہم صرف اپنی آسانی کے لیے سولر سسٹم جیسا سمجھتے ہیں، یہ بالکل ویسا نہیں ہوتا۔ اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ آپ ایک ہی وقت میں الیکٹران کی پوزیشن اور مومنٹم ٹھیک نہیں بتا سکتے۔ آپ صرف اتنا بتا سکتے ہیں کہ نیوکلیس کے گرد الیکٹران کا پروبیبلٹی ڈسٹریبیوشن کیا ہے، یعنی اٹامک سینٹر کے گرد وہ کہاں پایا جا سکتا ہے۔ بلیک والے حصے کا مطلب ہے ہائر پروبیبلٹی، یعنی کالے حصے کی نسبت کم کالے حصے میں الیکٹران ہونے کا چانس بھی کم ہے۔ الیکٹران یہاں سفید حصے میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہاں اس کے ہونے کی پروبیبلٹی بہت کم ہے۔ تو یہ فنکشن کہ نیوکلیس کے گرد الیکٹران کہاں ہو سکتا ہے، اسے آربیٹل کہتے ہیں۔ اسے آپ آربٹ سے کنفیوز نہ کیجیے گا۔ آربیٹل یاد رکھیے، آربٹ ایسا ہوتا ہے جیسے کہ سورج کے گرد وینس کا آربٹ ہو، جسے فزیکلی امیجن کرنا ہمارے لیے آسان ہے۔ لیکن آربیٹل اصل میں ایک میتھمیٹیکل فنکشن ہے جو یہ بتاتا ہے کہ نیوکلیس کے گرد الیکٹران کہاں ملنے کا کتنا چانس ہے۔ اس پر ہم پوری تفصیل سے کوانٹم میکینکس والی پریزنٹیشن میں بات کریں گے، کیونکہ فی الحال یہ ہمارے اسکوپ میں نہیں۔ لیکن یہ بات واقعی دلچسپ ہے کہ الیکٹران کا بیہیویئر اتنا عجیب و غریب ہے کہ کبھی کبھی اسے پارٹیکل کہنا بھی بالکل ہی غلط لگتا ہے، کیونکہ یہ اس طرح کا پارٹیکل نہیں جیسا کہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں سمجھتے ہیں۔ یہ ایک چیز ہے جس کے بارے میں ہم یہ ایگزیکٹلی نہیں بتا سکتے کہ یہ کہاں ہوتی ہے۔ یہ اس ہیز میں کہیں بھی ہو سکتی ہے، اور بعد کی پریزنٹیشنز میں ہم دیکھیں گے کہ جیسے جیسے الیکٹرانز بڑھتے جائیں گے، ان ہیزز کی بھی نئی شکلیں سامنے آتی جائیں گی، اور باقی کی پیچیدہ باتیں ہم کسی اور وقت کے لیے چھوڑتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ الیکٹران کی اور الیکٹرانز اور پروٹونز کے ساتھ ہی چارج کا بھی کانسیپٹ جڑا ہوا ہے۔ اس بارے میں ہم کولمبس لا والی پریزنٹیشن میں بتا چکے ہیں، آپ چاہیں تو اسے فزکس کی پلے لسٹ میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ الیکٹران پر نیگیٹو چارج ہوتا ہے، اور پروٹون پر، جسے کبھی کبھی ایسے بھی لکھا جاتا ہے، پازیٹو چارج ہوتا ہے، اور نیوٹران پر کوئی چارج نہیں ہوتا۔ اور یہ سب کے سب الیکٹران کے اوریجنل ماڈل کو ایکسپلین کرنے کی ایک اور کوشش تھی۔ تو اس چیز پر پازیٹو چارج ہے، اور یہ کہ ہیلیم ایٹم میں 2 پروٹون اور 2 نیوٹران ہوتے ہیں، تو پازیٹو چارجز یہاں ہیں آربٹ میں، اور ہمارے پاس نیگیٹو چارجز یہاں ہیں۔ اپوزٹ چارجز اٹریکٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کو، اور ان چیزوں میں کچھ ویلوسٹی بھی ہوتی ہے۔ اتنی ویلوسٹی ہوتی ہے کہ یہ نیوکلیس کے گرد گھومتے ہی رہتے ہیں، جیسے سورج کے گرد پلانٹس ہر وقت گھومتے ہیں۔ تو اب تک ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ یہ بات تھوڑی بہت صحیح ہے کہ الیکٹران نیوکلیس سے جتنا دور ہوگا، نیوکلیس سے الیکٹران جتنا دور ہوگا، اس میں اتنی ہی زیادہ پوٹینشیل انرجی ہوگی، اور وہ حرکت کر کے چاہے گا کہ نیوکلیس تک پہنچ جائے۔ لیکن کوانٹم میکینکس کی وجہ سے وہ اس طرح کا ایسا راستہ نہیں بنائے گا جیسا کوئی کومٹ سورج کے گرد بناتا ہے، بلکہ وہ ویو لائک بیہیویئر کا مظاہرہ کرے گا، اور نیوکلیس کے گرد ایک پروبیبلٹی فنکشن بنائے گا جو اس کا پاتھ ڈسکرائب کرے گا۔ لیکن وہ اپنے آربیٹل میں نیوکلیس سے جتنا دور ہوگا، اس میں پوٹینشیل انرجی بھی اتنی ہی زیادہ ہوگی،
उस पर अगली वीडियोस में बात होगी। अब आप इन सब की मदद से किसी एलिमेंट को कैसे पहचानेंगे? मैं कैसे बता सकता हूं कि ये हीलियम है? क्या ये देखते हुए कि इसमें कितने न्यूट्रॉन हैं, या ये कि इसमें कितने प्रोटॉन हैं, या फिर ये कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो जवाब ये है कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की मदद से अगर आपको किसी एटम में प्रोटॉनों की तादाद यानी प्रोटॉन नंबर मालूम है तो आप बता सकते हैं कि वो कौन सा एलिमेंट है। तो प्रोटॉनों की तादाद को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो अगर मैं ये कहूं कि फलां एटम में 4 प्रोटॉन हैं, तो हम ये कैसे बताएंगे कि वो क्या है? इसके लिए हमें रटने की जरूरत नहीं, बल्कि सिर्फ एलिमेंट्स का पीरियोडिक टेबल देख लेंगे, जो हमारे बहुत काम की चीज है। तो 4 प्रोटॉन्स, ये तो बेरिलियम है। तो एटॉमिक नंबर असल में प्रोटॉन्स की तादाद है, और यही वो चीज है जो एक एटम को दूसरे एटम से वाकई में मुख्तलिफ बनाती है। तो 15 प्रोटॉन्स का मतलब हुआ फास्फोरस। तो अगर आपके पास 7 प्रोटॉन्स हैं तो आपका वास्ता नाइट्रोजन से है, और 8 प्रोटॉन्स का मतलब है ऑक्सीजन। तो एटॉमिक नंबर ही वो चीज है जो किसी एलिमेंट को डिफाइन करती है। किसी एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन निकल भी सकते हैं और वो कहीं से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, लेकिन जब उसमें प्रोटॉन नंबर नहीं बदलेगा वो एलिमेंट भी तब्दील नहीं होगा। इसी तरह अगर आप किसी एटम में न्यूट्रॉनों की तादाद यानी न्यूट्रॉन नंबर तब्दील कर देंगे, तब भी वो एलिमेंट वही रहेगा, बदलेगा नहीं। यानी अगर किसी एलिमेंट को पहचानने के लिए हमें इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की जरूरत नहीं होती। तो अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉनिकली न्यूट्रल हो, यानी पूरे एटम की हैसियत से उस पर कोई चार्ज ना हो, तो उसका मतलब यह है कि उसमें प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की तादाद बराबर है। मसलन अगर हम कार्बन को देखें तो उसका एटॉमिक नंबर 6 है और उसका मास नंबर 12 है। इसका क्या मतलब हुआ? और मैं ये भी मजीद कहूं कि अगर एक न्यूट्रल पार्टिकल भी है, यानी ये एक न्यूट्रल एटम है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, ये रहा। तो इसमें 6 प्रोटॉन हैं। यहां मैं एक ऐवी सा मॉडल बना रहा हूं सिर्फ समझाने के लिए कि 1 2 3 4 5 6, इसके सेंटर में 6 प्रोटॉन हैं, और इनमें से हर प्रोटॉन का मास एक एटॉमिक मास यूनिट जितना है, जिस पर हम बाद में बात करेंगे। तो ये वजन 1 किलोग्राम का बहुत 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 ही छोटा सा हिस्सा है, यानी 1.6 रेज टू द पावर -27 किलोग्राम। तो इसमें से हर एक का वजन यानी मास एक एटॉमिक मास यूनिट है, जो तकरीबन 1.67 रेज टू द पावर -27 किलोग्राम है। ये नंबर वाकई में इतना छोटा सा है कि इसे विजुअलाइज करना तकरीबन नामुमकिन है, कम से कम मेरे लिए तो बहुत नामुमकिन है। इससे मुझे पूरे कार्बन एटम का मास पता चल जाता है, इस वाले कार्बन एटम का, जो दरअसल इसमें मौजूद प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों का टोटल मास है। और हर प्रोटॉन का मास एक एटॉमिक यूनिट है, और हर न्यूट्रॉन का मास भी एक एटॉमिक मास यूनिट है। तो दरअसल ये नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो इस केस में हमारे पास 6 प्रोटॉन और साथ ही साथ 6 न्यूट्रॉन्स हैं, और 6 प्रोटॉन्स, लेकिन इलेक्ट्रॉन कहां गए? मैंने इसे न्यूट्रल कहा है, तो प्रोटॉन पर भी उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है जितना इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। और क्योंकि ये एक न्यूट्रल एटम है और इसमें 6 न्यूट्रॉन्स हैं और साथ ही साथ 6 न्यूट्रॉन भी हैं, तो मैं ये बनाता हूं हमारे पास 1 2 3 4 5 और ये 6 न्यूट्रॉन्स हैं, और यही है हमारा न्यूक्लियस। अब अगर आपको इलेक्ट्रॉन भी दिखाने हो, मैं इन्हें इधर उधर बना देता हूं, तो आपके पास ये इधर उधर बिखरे हुए 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4 5 6, ये हुए न्यूक्लियस के गिर्द बेहंगम अंदाज में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन, जिन्हें मैं प्रोबेबिलिटी फंक्शन से डिफाइन कर सकता हूं। तो दिलचस्पी की बात यह है कि एटम का तकरीबन सारा का सारा मास यहां न्यूक्लियस में होता है। आपने नोटिस किया होगा कि हमने एटॉमिक मास को कैलकुलेट करते वक्त इलेक्ट्रॉन के मास को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया है। यह हमने इसलिए किया क्योंकि एक प्रोटॉन का मास 1836 इलेक्ट्रॉन्स के मास जितना होता है। तो जब हम एटम के मास की बात करते हैं, चाहे वो किसी भी लिए हो,
तो हम इलेक्ट्रॉन के मास को नजर अंदाज कर सकते हैं। जब हम किसी एटम का मास बताते हैं तो दरअसल वो उसके न्यूक्लियस ही का मास होता है और उसी को हम एटॉमिक मास भी कहते हैं। अब पीरियोडिक टेबल को देखते हुए आप पूछ सकते हैं कि ठीक है, आपने हमें यहां एटॉमिक नंबर बता दिया, मगर मसलन ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, यानी इसमें 8 प्रोटॉन हैं। इसी तरह सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 है, यानी इसमें 14 प्रोटॉन हैं। तो फिर यहां पर ये क्या है? कार्बन में देखिए 12.0107, इसे हम कार्बन का एटॉमिक वेट कहते हैं। मैं लिखता हूं एटॉमिक वेट, यानी कार्बन का एटॉमिक वेट हुआ 12.0107। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह है कि कार्बन में 6 प्रोटॉन्स हैं और बाकी 6.0107 न्यूट्रॉन, यानी न्यूट्रॉन का फ्रैक्शन। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। इसका मतलब यह है कि नेचर में कार्बन की जितनी भी टाइप्स हमें मिलती हैं और आप इनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का एवरेज लेंगे, लेकिन उनके टाइप्स की जितनी भी क्वांटिटी मौजूद है उसे देखते हुए आपको ये वाला एवरेज मिलेगा। बताता चलूं कि कार्बन की 2 मेजर फॉर्म्स हैं। एक कार्बन 12 है, जिसे ऐसे लिखते हैं, इसमें 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। और कार्बन का एक आइसोटोप भी होता है। आइसोटोप वही एलिमेंट होता है जिसमें न्यूट्रॉन्स की तादाद मुख्तलिफ होती है। तो कार्बन का एक और आइसोटोप कार्बन 14 है, जो हमारी जमीन पर बहुत ही कम मिलता है। ये तो नहीं पता कि यूनिवर्स में बाकी जगहों पर कितना मिलता है, लेकिन अगर हम जमीन के हिसाब से इन दोनों का एवरेज लें, सीधा साधा एवरेज नहीं, बल्कि आपको इस वाले कार्बन 12 को बहुत ज्यादा वैल्यू देना होगी, क्योंकि ये जमीन पर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मिलता है। तकरीबन सारा कार्बन यही होता है, दूसरा कार्बन बहुत ही कम है। तो अगर आप सही तरीके से इसका एवरेज लें, जिसमें कार्बन 12 बहुत ज्यादा और कार्बन 14 बहुत कम हो, तो आपको ये नंबर मिलेगा। तो एटॉमिक मास यूनिट में कार्बन का एवरेज मास 12.0107 निकलेगा। आइसोटोप्स का आइडिया बहुत दिलचस्प है, और वो ये कि जब आप न्यूट्रॉन नंबर तब्दील करते हैं तो आप उस एलिमेंट को तब्दील नहीं करते, बल्कि आप उसका एक डिफरेंट आइसोटोप बना रहे होते हैं। तो ये दोनों कार्बन के 2 अलग अलग वर्जन्स हैं, यानी आइसोटोप्स हैं। अब जबकि इस वीडियो के आखिर में हम पहुंच रहे हैं, तो मैं बहुत ही अजीबोगरीब आइडिया भी बताने जा रहा हूं, जो आपको हैरान कर देगा। और वो ये कि जब हम एटम के टोटल साइज की बात करते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स के ऑर्बिटल्स भी शामिल होते हैं, तो अपने बहुत ही कम मास के बावजूद, जो एक प्रोटॉन के मुकाबले में तकरीबन 10,000वां हिस्सा होता है, अपने प्रोबेबिलिटी फंक्शन समेत पूरे रीजन में फैले होते हैं, लेकिन एटम के मास का बहुत ज्यादा हिस्सा उसके न्यूक्लियस में इस बहुत ही छोटी सी जगह में होता है। ये वाकई दिलचस्प बात है कि अगर आप किसी एटम का जायजा लें, जैसे कि ये एक एटम है और 2 एटम एक दूसरे से जुड़े हुए हों, और मैं ये पूछूं कि इनमें एक्चुअल स्टफ कितना है। और जब मैं स्टफ कहता हूं तो ये बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहां स्टफ से मेरी मुराद मैटर है, जो तकरीबन सारे का सारा न्यूक्लियस में है, जो पूरे एटम के वॉल्यूम में तकरीबन बहुत छोटा हिस्सा है। एटम का वॉल्यूम डिफाइन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकता है। तो हम ये मान लेते हैं कि एटम के जिन हिस्सों तक इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा, मसलन 90% है, वो एटम का वॉल्यूम है। तो न्यूक्लियस उसके मुकाबले में 10,000वें हिस्से जितना या इससे भी बहुत कम है। तो आप किसी भी चीज, मसलन अपने हाथ, दीवार या कंप्यूटर की तरफ देखें, तो इसका 99.99% हिस्सा फ्री स्पेस है, वो बिल्कुल खाली वैक्यूम है। अगर आपके पास बहुत ही छोटे पार्टिकल्स हों और आप उसे इनमें से गुजारें, तो उनमें से ज्यादातर खाली जगह से गुजरेंगे। यानी जिस चीज को हम हर रोज की सच्चाई समझते हैं, वो भी असल में बहुत अजीब व गरीब है। यानी अगर हम एटम में ज्यादा फ्री स्पेस, इतना ज्यादा वैक्यूम है, तो फिर हमें ऐसा नजर क्यों आता है? और सिर्फ थ्योरी ये नहीं है, बल्कि हकीकत भी यही है। किसी बिल्डिंग से लेकर एटम की गहराई तक जितनी स्पेस भी अवेलेबल है, उसका बड़ा हिस्सा फ्री स्पेस है।
वैक्यूम है, चाहे कोई सा भी एटम हो, इस हीलियम एटम में भी उसका न्यूक्लियस सिर्फ 1 फेम्टोमीटर जितना बड़ा है। 1 फेम्टोमीटर, यह हीलियम एटम के न्यूक्लियस का स्केल है। 1 फेम्टोमीटर, ये एक एंगस्ट्रॉम है, जो बजाते खुद 1 लाख फेम्टोमीटर जितना है, 1 लाखवें हिस्से के जितना है। इससे आप स्केल का थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 1 × 10⁻⁻10 के। तो हीलियम एटम का एटम 1 एंगस्ट्रॉम जितना होता है और उसका न्यूक्लियस इससे भी बहुत छोटा, यानी उस एटम का 1 लाखवां हिस्सा। अगर आपके पास लिक्विड हीलियम हो तो जो बहुत ठंडी होती है, तो उसका बहुत ही ज्यादा हिस्सा फ्री स्पेस होता है। इसी तरह अगर हम लोहे की सलाख देखें तो उसमें भी बहुत ज्यादा हिस्सा फ्री स्पेस पर होता है, और यही वो चीज है जिसने मेरा भी दिमाग चकरा दिया है। अक्सर चीजें जो हमें सॉलिड यानी ठोस दिखाई देती हैं, वो असल में खाली स्पेस पर मुश्तमिल होती हैं, और हमें सिर्फ इसलिए सॉलिड दिखाई देती हैं क्योंकि उनसे रोशनी रिफ्लेक्ट होती है या उनके अपने अंदर की फोर्सेस उन्हें इस तरह थामे रखती हैं, लेकिन असल में वो बहुत ज्यादा खोखली होती हैं। ये सब खाली जगह है। खैर, मैंने आपके दिमाग की बहुत दही बना दी। अब बाकी की खोपड़ी घुमाने वाली बातें अगली वीडियोस में देखिएगा।